हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा आप इस बार देने जा रहे हैं बच्चे, और हमारी एक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। उस सीरीज के अंतर्गत आज यूनिट नंबर 4 जो हमारे ऑफिशियल सिलेबस में दी गई है, उसके हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। 3 यूनिट्स के हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको दिख जाएंगे पीछे जो आपकी सीरीज के अंदर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन बच्चे आप सभी के सामने है। यूनिट नंबर 4 जो हमारे बच्चे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित यूनिट है बच्चे, उसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपको कि भी जो हमारे पास में फल हैं और वेजिटेबल्स हैं, दो चीजें दी गई हैं बच्चे। एक फल बोला है और एक आपसे वेजिटेबल यानी कि प्यारे बच्चों सब्जी का नाम दिया गया है। तो फल और सब्जियों में जो मोम पायसन या बोलते बच्चे वैक्स इमल्सन का उपयोग क्यों किया जाता है, कहने की बात यह है कि भाई जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर अक्सर क्या करते हैं, हम लोग वैक्सी टाइप की एक लेयर चढ़ा देते हैं बच्चे। एक इमल्सन क्या होता है, इमल्सन जैसे आपका सॉल्यूशन होता है ना, जैसे विलियन होता है, तो विलियन के जैसा ही एक इमल्सन भी होता है, बस उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मिल्क है। तो मिल्क को हम सामान्यतः इमल्सन कहते हैं बच्चे, ठीक है। इमल्सन, तो इमल्सन भी आप एक प्रकार से सॉल्यूशन के टाइप मान लीजिए फिलहाल के लिए, तो बाकी आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली वो क्या चीज़ होती है आप समझते चलते हैं। यहाँ हम बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि फल और सब्जियों के ऊपर बच्चे मोम यानी वैक्स की एक लेयर चढ़ा दी जाती है हमारे द्वारा। तो इसका क्यों चढ़ाई जाती है ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन बच्चे आप सभी के सामने दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ सकते हो कि भाई फल और सब्जियों में चमक लाना है, या हम उनको स्टोर करके रखते तो उनका जीवन काल बढ़ जाए, या उनके पकने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाए, या बच्चे इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। क्वेश्चंस आपका आ चुका पहले भी। और सही आंसर क्या, देखो बच्चे, अधिकतर काम हम लोग फल और सब्जियों के साथ जो करते हैं ना, उनके स्टोरेज के लिए करते हैं कि भाई लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकें, वो हमारी खराब भी ना हो, लंबे समय तक स्टोर रहें और बच्चे हमारी खराब ना हो। मुख्यतः उद्देश्य यही होता है। यहाँ पर भी यही है कि भाई उनका जो भंडारण का जीवन काल है ना, जो स्टोरेज करने के लिए समय है, वो बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी खराब ना हो। अब समझो पूरा कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सीरीज के अंदर मैं आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा बच्चे, उस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है वो भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। वैक्स इमल्सन या मोम का पायसन, ये बच्चे फलों या सब्जियों की जो सतह होती है उसके ऊपर एक सुरक्षात्मक, एक आर्टिफिशियल परत बनाने की टेक्निक होती है बच्चे। कटाई के बाद में जो फल होते हैं ना, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रोसेस है, और बच्चे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपरेशन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। भई आपने फलों को काट लिया, उसके बाद भी उनके अंदर रेस्पिरेशन तो चलता रहेगा, और जैसे रेस्पिरेशन चलता रहेगा तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर जीवन काल, उनका जीवन जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हमें रोकना है बच्चे, ताकि रुकी रहेगी तो जल्दी से आपके फल जो हैं वो आपके खराब नहीं होंगे, जिससे उनकी नमी कम होने लगती है। रेस्पिरेशन चलता रहेगा या उनके अंदर वाष्प जो वेपर्स हैं बच्चे वो बाहर जाते रहेंगे, तो नमी कम होने लगेगी और ये फिर मुरझाने लगते हैं। मोम की ये जो आपकी बहुत पतली सी परत होती है, इस प्रक्रिया को क्या करती है, धीमा कर देती है। मतलब फ्रूट्स जो होते हैं नमी खोना कम कर देते हैं, जिससे फलों के अंदर की नमी सुरक्षित रहती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ बच्चे, कि जो आपका उत्पाद है उसके वजन में गिरावट को रोकना, उसके वजन कम नहीं होगा। भाई होता ना किसानों के साथ में, कई बार फसल सूख जाती है, आप खेत से निकाल के लाते हो, सूख जाती है, तो फिर जब बेचने जाते हो तो कम कम वजन बैठता है, तो सस्ती बिकती है। तो वजन में गिरावट को रोका जा सके और उसका जो भंडारण का जीवन काल है बच्चे, उसको बढ़ाया जा सके। ये लेप जो होता है, ये फलों को बाहर के इन्फेक्शन से, फंगस वगैरह से भी बचाता है, जिससे अधिक समय तक ताजे और खाने योग्य बने रहते हैं। तो ये सारे पर्पज है बच्चे, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको बोला है कि भाई नीचे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा मटेरियल है जो हमारे खाने पीने की चीजें जो होती है ना, उनको प्रिजर्वेशन या परिरक्षण या लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब हमारे बहुत सारे डिब्बाबंद चीजें आती हैं, पैकिंग वाली चीजें भी आती हैं, तो उनको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए बच्चे इनमें से कौन से केमिकल का यूज करते हैं। तो हर बच्चे ने पढ़ा होगा सोडियम बेंजोएट, ये आप ही के पेपर में पहले आ भी चुका है बच्चे, और अभी ये आपका पीएससी में भी आ चुका है, आपके पेपर के अंदर भी आ चुका है, और एक से ज़्यादा बार बच्चे क्वेश्चन रिपीट हो चुका, ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो सन 2000 में आया था, सर इतने पुराने क्वेश्चन करवा रहे हो। मेरे भाई, कौन सा क्वेश्चन पुराना है, कब उसका रिपीट होना है, कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपकी समझ से ही बाहर है। अगर आपको ये समझ जिस दिन हो जाएगी तो उस दिन आप मेरा लेक्चर नहीं देख रहे होगे,
आप स्वयं कहीं न कहीं बहुत बड़ी संस्था के अंदर या सरकारी संस्थान के अंदर आप स्वयं अध्यापक मिलोगे। जब तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुँच जाते हो, तब तक कृपा करके ये जज करने वाली चीज़ें, एनालाइज़ वाली छोड़ दें, मेहनत पे ज़्यादा फ़ोकस रखें बच्चे, ठीक है? आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके भविष्य के लिए भी। तो सोडियम बेंजोएट होता है बच्चे, ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम भी ऐसा नहीं है, ये सन 2000 से आना शुरू हुआ था बच्चे, और ये क्वेश्चन 2017 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी देखने को मिला। एसएससी के मेंस में भी देखने को मिलता है बच्चे, पीएससी के मेंस में भी देखने को मिलता है, और आपके एग्ज़ाम में तो पहले आ ही चुका है। सोडियम बेंजोएट जो होता है ना बच्चे, ये उसका फ़ॉर्मूला भी लिखा हुआ आप सभी के सामने। एक बहुत ही प्रभावी एक बहुत ही प्रभावी हमारे खाद्य पदार्थों को सिक्योर करने वाला या प्रिजर्व करने वाला एक केमिकल होता है। ये बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट होता है बच्चे। ये जल में आसानी से घुल सकता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से हमारे जो अम्लीय खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जैसे जैम हो गया, सॉस हो गया बच्चे, अचार हो गया, या जो ठंडे पदार्थ होते हैं उनमें किया जाता है। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों, विशेष रूप से जो यीस्ट होते, खमीर होते और बैक्टीरिया होते बच्चे, उनकी ग्रोथ को रोककर हमारे भोजन को खराब होने से बचाता है। जब सोडियम बेंजोएट को भोजन में मिलाया जाता है बच्चे, तो ये क्या करता है, ये बेंजोइक एसिड जो है ना उसमें बदल जाता है। और बेंजोइक एसिड क्या होता है, ये जो हमारे रोगाणु होते बीमारी फैलाने वाले, उनको मारने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। तो ये बच्चे एक सुरक्षित और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया एक प्रिजर्वेटिव है, जो खाद्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ या उनकी कुशलता पूर्वकता को बढ़ाता है। चलिए सर, समझ में आ गई होगी बच्चे बात। और जैसे ही क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए बना रखी है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी बच्चे। संसारम एप्लीकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप चाहो तो ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। और जो बच्चों ने पेड क्लासेस ले रखे हैं संसारम एप्लीकेशन पे, आप सभी के एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपके बैच में ही। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि भाई जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनका जूस होता है, फ्रूटों के रस को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब जल्दी से खराब ना हो ऐसा रखने के लिए, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर बच्चे फिर से वही होगा, आपका सोडियम बेंजोएट। अभी मैंने कहा था कि ये क्या करता है बच्चे, ये आपकी लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। कैसे रखता है वो मैंने बताया था। अब फ्रूट के जूस को कैसे सहायता करता है लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, वो और बता देता हूँ। जो फलों का जूस होता है ना बच्चे, रस होता है, उसमें क्या होता है, नेचुरल शुगर होता है और नमी होती है। और ये क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी है बच्चे, फर्मेंटेशन किण्वन पढ़ा है ना आपने। तो फर्मेंटेशन और बैक्टीरिया के पनपने के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। फर्मेंटेशन देखो, जैसे आपने अंगूर हैं, संतरे हैं, इनका फर्मेंटेशन का मतलब ऐसा समझ लो, इनको गलाना सड़ाना। सूक्ष्म जीव आते हैं और इनके अंदर जो शुगर होती है, उस शुगर को आपके कार्बनिक कंपाउंड में बदल देते हैं। जैसे शराब बनती है हमारी, इन सारे फ्रूट्स वगैरह को गला के सड़ा के बनती है ना, तो वही फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन में जो बैक्टीरिया वगैरह को क्या चाहिए, शुगर चाहिए, उसी को तो कन्वर्ट करते हैं। तो भाई ये जो हमारा फलों का रस होता है, ये तो अच्छा सोर्स होगा कि बैक्टीरिया दौड़ दौड़ के आएंगे यहाँ पे। सोडियम बेंजोएट क्या करेगा बच्चे, इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को रोक के और रोकने में बहुत प्रभावी होता है। ये क्या करता है, एंजाइमों की जो क्रिया होती है ना, उसको धीमी कर देता है, जिससे जूस के खराब होने का कारण जो एंजाइम जूस को खराब करते हैं ना, उन्हीं जूस की क्रिया को कम कर देता है बच्चे। जैसे डिब्बों के अंदर जो पैक होके जूस आता है, या बोतलों के अंदर जो ठंडी चीजें आपकी पैक होके आती हैं, है ना, तो इसकी बहुत कम मात्रा उन्हीं के अंदर मिला दी जाती है, और जिससे क्या होता है बच्चे, वो सुरक्षित रहते हैं। चलिए भाई, समझ में आ गई बच्चे बात। फिर आपका और देखिए बच्चे, ये फूड प्रिजर्वेशन जो है ना बच्चे, देखो आप अधिकतर क्वेश्चन इस यूनिट में ऐसे देखोगे जो कि भोजन को सुरक्षित रखने के बारे में बताया जा रहा है, अलग अलग केमिकल्स के नाम। क्वेश्चन पक्का है, 100% यहाँ से आता है बच्चे, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है बच्चे, आपको कह रहा है कि भाई आलू के जो चिप्स है ना, वो प्लास्टिक के थैलों में आपके पैक्ड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, पैक्ड किए जाते हैं? तो बच्चे, जब हम उसको प्लास्टिक के थैले में पैक करते हैं, तो उसके साथ कौन सी गैस भरी जाती है, ये इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य है। 2016 में ये आपका आया भी था बच्चे। तो उसको जो पैक करते हैं, तो उसके अंदर और कौन सी गैस भरी जाती है बच्चे, नाइट्रोजन भरी जाती है सर। आलू के चिप्स और अन्य तले हुए जो नमकीन पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक हम लोग क्या करते हैं, ताज़ा बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। जब इन थैलों को पैक किया जाता है, तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल कर नाइट्रोजन भर दी जाती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि ऑक्सीजन जो है ना, वो फैट और ऑयल्स के साथ में क्रिया करके ऑक्सीडेशन कर देगी, जिससे चिप्स में दुर्गंध आने लगेगी। तो बच्चे, हम क्या करते हैं,
हम ये करते हैं कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्शन वगैरह करती नहीं है दूसरे मटेरियल्स के साथ में। जब बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है तो ऑब्वियस सी बात है सर, उसको डाल दिया तो वो चिप्स वगैरह को गलने सड़ने से बचाती है, दैट्स इट। चलिए सर, समझ में आ गई बात। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? भई हमारा जो फूड है ना, भोजन के अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? उनका रंग बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में या उनका इमल्सिफिकेशन करने में? ये बच्चे आपका एमपीपीएससी प्री में आया था 2020 में। कहोगे सर एमपीपीएससी प्री का क्वेश्चन, वो तो एग्जाम ही बड़ा होता है। बड़ा नहीं होता। एमपीपीएससी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है ना, कंपटीशन एग्जाम में एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे तुम्हारे पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। समझना बच्चे इस बात को। एमपीपीएससी में, एसएससी में, रेलवे के अंदर, ये बहुत सारे एग्जाम हैं, उसमें एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हारे पात्रता परीक्षा में आते हैं। तुम्हारे मेंस एग्जाम में ये सब नहीं आते हैं, मुश्किल से 30% आते हैं। मेंस एग्जाम में 70% वो क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हारी 11th 12th वाले टीचर के लिए वर्ग एक के लिए होता है ना, वर्ग एक की पात्रता परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे चयन परीक्षा में आते हैं बच्चे, ध्यान रखना। और तुम्हारे जो पात्रता में आते हैं वो जनरल कंपटीशन वाले क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। तो ये क्वेश्चनों के आने के बहुत चांसेस होते हैं बच्चे। ओके सर। तो भाई ग्लूटामेट का यूज करते हैं बच्चे किसके लिए? यहाँ पर आंसर हमारे पास में है बी और सी को हमने कहा। एक तो फ्लेवर को बढ़ाने में और दूसरा कंजर्व तो करना ही है बच्चे। सुरक्षित तो लंबे समय तक करता ही है, प्रिजर्वेटिव तो है ही, साथ में स्वाद बढ़ाता है बच्चे। ये देखो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये बच्चे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप सभी के सामने लिखा हुआ तो आप लोग भविष्य के लिए याद भी कर लेंगे इसको। ये C5H8 है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे आमतौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो, ये बहुत सुना होगा तुमने, अजीनोमोटो, बहुत सुना होगा, ऐसा नाम सुना होगा वैसे कि सर एक ऐसा केमिकल। देखो कई बार तुम लोग अगर किसी ठेले पे खड़े होकर के, जैसे तुम चाउमीन खाते हो, चाउमीन खाओ तुम ठेले पे खड़े होकर, बड़े टेस्टी लगेंगे, घर पे बनाओ नहीं लगेंगे। एक केमिकल लगता है जो केमिकल मिक्स करता है वो ठेले वाला, और आप देखना कि बार बार पानी मांगोगे आप जैसे ही वहां से खा के निकलते हो ना, बार बार पानी की प्यास लगती है, वो जल्दी से मिटती भी नहीं है। इसी केमिकल का कमाल है। इसको आम भाषा में अजीनोमोटो कहा जाता है, और वैसे केमिकली इसका नाम होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट बच्चे, है ना। तो इसका जाता है ग्लूटेमिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है बच्चे, ये भी आपका, ये आपका नेचुरल रूप से टमाटर और पनीर जैसे पदार्थों में पाया जाता है। प्राकृतिक तौर पे तो टमाटर और पनीर जैसे पदार्थों में होता है। भोजन में इसका मुख्य काम क्या होता है बच्चे? स्वाद को बढ़ाना, जैसे जो कि मांस जैसा एक विशेष स्वाद प्रदान करता है, मतलब मांस मीट जैसा एक स्वाद टेस्ट करता है बच्चे। कई बार देखना आप जो केमिकल डालने के बाद चाउमीन खाते हो ना, तो उसमें एक हल्की सी टेस्ट ऐसा गंध आएगी जैसे आपका मीट के अंदर आती, मांस के अंदर आती है। जो नॉनवेज नहीं खाते अब वो पहचान तो नहीं पाएंगे, लेकिन आदमी इतना स्मार्ट तो है कि उसने खाया भी नहीं हो तो भी कहीं ना कहीं का अनुभव देख करके पहचान लेता है। इसके साथ ही इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव गुण भी होते हैं जो भोजन को लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चे, ओके सर। प्राइमरी तौर पे इसका उपयोग वैसे हम लोग फ्लेवर बढ़ाने के लिए करते हैं। कई बार जूस वाली रेहड़ियां भी आप लोग देखना कुछ जगह पे, वहां पर भी आपको एक जगह पे आपको बनाना शेक अलग टेस्ट का मिलेगा, एक जगह पे अलग मिलेगा बच्चे, वहां भी आपके ये एनहेंसर डाले जाते हैं जो टेस्ट बढ़ाते हैं। चलिए बच्चे, तो अगले क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी जानकारी बच्चे। अभी भी आप अगर इस समस्या से ग्रसित हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बच्चे, सारे क्वेश्चंस इस बुक में हैं। इस बुक के अंदर यूनिट वाइज 15 यूनिट हैं आपके पास, 15 यूनिट हैं। 15 यूनिट के यूनिट वाइज बांट के बच्चे आपके सिलेबस ऑफिशियल के अनुसार क्वेश्चंस दे रखे मैंने हर यूनिट वाइज। ये डिटेल्ड पूरी इतनी सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मैंने बताई ना, बस ऐसे नहीं कि आंसर लिख के छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बुक की ही पढ़ा रहा हूँ जो ये बुक है बच्चे। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ छाँट छाँट के। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चे हर यूनिट वाइज। किसी किसी यूनिट में 200-250 क्वेश्चन भी है, किसी के अंदर 100 क्वेश्चन भी है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से बच्चे इस बुक में अलग अलग तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। अब मिलेगी कहाँ पे बच्चे? संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, बुक्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से बच्चे आप लोग इस बुक को अपने घर मंगवा सकते हो। जैसे ही ऑर्डर करोगे आपके घर पे आ जाएगी सर। फिर बच्चे, जिस बच्चे को वर्ग 2 साइंस के अध्यापक बनने के लिए प्रिपरेशन करना है, सीरियसली करना है, 3 बैच हैं बच्चे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। प्री एग्जाम 749 रुपये प्राइस रखा है। मेंस के लिए जिसको तैयारी करनी है 999 है बच्चे, और जिसको प्री प्लस मेंस का बैच लेना दोनों का
तो बच्चे वो 1249 में मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो ये 3 बैच हैं बच्चे, जो आपको लगे कर सकते हो। फीस का आपको किसी को कहने की आवश्यकता लगेगी नहीं। आप बाकी संस्थान में जाएँगे तो आपको प्री का बैच भी इतने में मिलता है बच्चे। इधर आपको सारी चीज़ें आप लोग बच्चों को ध्यान में रख कर के ही रेट डिसाइड किया गया। ये कॉम्बो बैच है बच्चे, एक सुपर कॉम्बो। इसमें वर्ग 1 का प्री प्लस मेंस और वर्ग 2 का प्री प्लस मेंस, साइंस और बायोलॉजी। जो तैयारी करना चाहता है बच्चे, ये दोनों ही अगर एक साथ लेते हो आप लोग, तो बच्चे आपको ये 1999 रुपए में ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट बैच। मतलब वैसे वर्ग 1 वर्ग 2 लेते हो तो बच्चे आपको लगभग 3 से 4,000 रुपए खर्चने पड़ते हैं। अगर बट एक ही बार में आप चाहो कि सर हमें चारों बैच मिल जाएं, तो बच्चे ये आपका एक ही बैच साथ पेमेंट करोगे, इस पे चारों आपके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है भाई, छठे क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे आप। आपको बोला अभी जो कोल्ड चैम्बर है, शीत प्रकोष्ठ बच्चे, उनके अंदर फलों का भंडारण लंबे समय तक बचा करके रखता है, ऐसा क्यों? कोल्ड स्टोरेज सुना होगा ना नाम आपने भी दैनिक जीवन में। तो उनमें हम अगर फ्रूट्स को रखते हैं तो लंबे समय तक खराब नहीं होते बच्चे। इसका रीजन क्या है? ये सारी चीजें दे रखी हैं कि भाई वहां पे CO2 को ज्यादा मात्रा होती है, रेस्पिरेशन कम हो जाता है, या फिर बच्चे नमी ज्यादा होती है, या फिर सूर्य का जो प्रकाश है बच्चे उससे बचाता है, इसलिए। एक्चुअली देखो, फ्रूट्स को आपने लंबे समय तक रखना है ना, तो मेन रीजन क्या होता है बच्चे, आपको उसके रेस्पिरेशन रेट को कम करना है। रेस्पिरेशन रेट कम करोगे उतना ही लंबे समय तक टिकेगा। तो आंसर देखिए बच्चे, सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, आप दे सकते हो आंसर यहाँ पे। फल और सब्जियों की कटाई के बाद भी एक कुछ आपके लिविंग टिश्यू की तरह से काम करते हैं और रेस्पिरेशन करते रहते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी जो एनर्जी आपकी जो शुगर है बच्चे, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं वो, और धीरे धीरे पकने लगते हैं और अंत तक खराब हो जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज या जो शीत प्रकोष्ठ आप बोल सकते हो, उसमें तापमान बहुत कम रखा जाता है। कम तापमान के कारण जो फलों की आपकी जैविक क्रियाएं हैं बच्चे, और जो रेस्पिरेशन की रेट है काफ़ी कम हो जाती है। कम होगी तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, उनके पकने का समय भी ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा पकने का समय लगेगा तो खराब होने का समय और भी ज़्यादा लगेगा बच्चे उसका। ये आंसर हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका IAS प्री एग्जाम में आया था 2021 में। कहोगे सर IAS का एग्जाम तो कहाँ होता है, हमारा कहाँ? चिंता मत करो, हर एग्जाम के अंदर अलग अलग थीम के क्वेश्चन होते हैं। और मेरी मेहनत लगती है कि मैं सारे एग्जाम्स को देखता हूँ पहले, और सारे एग्जाम को देख के फिर तुम्हारे लायक और तुम्हारे सिलेबस के टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन है। क्योंकि एक अच्छा टीचर का यही काम नहीं होता है कि जो उसको आता है बस रोज रोज वही बोल के चला गया। बट अब बहुत मेहनत लगती है। सार जो पेपर होता है उस पेपर को देखते हैं, पूरा देखते हैं। अब उसी पेपर में से हम ये निकालते हैं कि वर्ग 2 के लायक कौन सा क्वेश्चन है, वर्ग 1 के लायक कौन सा क्वेश्चन है, हमारे लायक कौन सा है नहीं, उसको हटाते हैं और उसी से आपका कलेक्शन तैयार किया जाता है। गवर्नमेंट जब आपके आसपास के वर्षों में कोई क्वेश्चन पूछती है तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉपिक तो आपका है कि आपके एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड फिर से आ सकता है। चलिए 7वां क्वेश्चन बच्चे, इनमें से किसमें ट्राइक्लोसन के होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है? भाई, हमने अभी तक कहा कि हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं ताकि हमारे फल खराब ना हो, लेकिन ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ना, इनमें से क्या प्रिजर्वेटिव हो गए या हमारे दैनिक जीवन की कोई दूसरी चीज हो गई, इनमें से किसके अंदर ट्राइक्लोसन होता है? और ट्राइक्लोसन के संपर्क में हम बार बार आएंगे तो हम हमारा जो बॉडी के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो होता किस में एक्चुअली? तो वो होता बच्चे आपकी जो आपकी प्रसाधन सामग्री होती हैं। देखो भाई, वैसे आपको बता दूं ट्राइक्लोसन क्या होता है, एक बहुत ही शक्तिशाली सूक्ष्म जीवों को मारने वाला या उनको रोकने वाला कंपाउंड है, जिसका उपयोग हम लोग ब्रॉडली जो प्रसाधन सामग्रियां होती हैं, जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हैंड वॉश हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इन सब में करते हैं। इसका उद्देश्य तो ये होता है कि बैक्टीरिया के विकास को रोकना और जो प्रोडक्ट हैं उनको रोगाणुओं से मुक्त करना। हालांकि जो आधुनिक रिसर्च हुई है ना, उसके अनुसार ट्राइक्लोसन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हमारे हार्मोन्स का असंतुलन और हमारे स्वास्थ्य संबंधी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है बच्चे। वर्ष 2017 में अमेरिकी स्वास्थ्य जो एजेंसी है बच्चे, उसने भी इसकी सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, और ये पर्यावरण और हमारे जल के जो स्रोत है ना बच्चे, उनके लिए भी हानिकारक माना गया है। समझिए बच्चे, आज के बाद इस बात को याद रखिएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? जो कच्ची चीनी होती है बच्चे, उसको रंग विहीन करने के लिए कौन से चारकोल का प्रयोग किया जाता है? आपसे ये पूछा है भाई।
क्या एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, नारियल चारकोल का, चीनी के चारकोल का, या फिर लकड़ी का चारकोल, उसको क्या कहा जाता है हमारे द्वारा, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, जब भी पानी को शुद्ध करने की बात आए ना, पानी को प्योरीफाई करने की बात आए, तो वहां पर बच्चे प्लांट चारकोल का यूज करते हैं हम। और जहां पर भी प्यारे बच्चे बात आती है हमारे शुगर के प्योरीफिकेशन की या उसको कलरलेस करने की, तो हमेशा एनिमल चारकोल ही वहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, एनिमल चारकोल। बाकी चीजें लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन, आसान शब्दों में, कुछ समझाने की बात मेरी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई जो सुक्रोज होता है ना, उसकी अपेक्षा हमारे पास में जो इनवर्ट शुगर है वो ज्यादा मधुर होता है। अच्छा, दूसरी बात कि भाई जो ये इनवर्ट शुगर है ना, उसको सुक्रोज के हम वाटर डिसोसिएशन या जल अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। दो बातें लिखी हैं कि भाई जो इनवर्ट शुगर है वो ज्यादा स्वीट होती है सुक्रोज से। फिर कह रहा है कि इनवर्ट शुगर तो हम बना सकते हैं किससे, हाइड्रोलाइसिस करके। किसका, सुक्रोज का। देखो भाई, सही आंसर क्या है सर, क्या दोनों बातें सही हैं? ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, वैसे बातें दोनों सही हैं कि भी प्राप्त भी किया जा सकता है हाइड्रोलाइसिस से, और इनवर्ट शुगर उससे ज्यादा मीठी भी होती है। लेकिन बच्चे, ये व्याख्या नहीं है सही। भाई, इनवर्ट शुगर उसके सुक्रोज की तुलना में मीठी होती है, ठीक है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ये रीजन नहीं है। देखो, इनवर्ट शुगर जो है बच्चे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक समान मिश्रण है। पहली बात, इनवर्ट शुगर क्या है बच्चे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक समान मिश्रण है, जो कि हमारी साधारण चीनी के जल अपघटन से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि साधारण चीनी क्या है आपके बच्चे, साधारण चीनी क्या है सर, सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज के अपघटन से ग्लूकोज फ्रक्टोज हम बना सकते हैं। ये बात सच है कि जो इनवर्ट शुगर है वो सुक्रोज की तुलना में ज़्यादा मीठी होती है, क्योंकि इसमें फ्रक्टोज मौजूद होता है और फ्रक्टोज ज़्यादा मिठास होता है। और जो फ्रक्टोज होता है उसकी मिठास जितने भी नेचुरल शुगर है ना, सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि इस कथन और कारण दोनों स्वतंत्र रूप से सही हैं, लेकिन इनवर्ट शुगर का जल अपघटन से प्राप्त होना उसकी व्याख्या नहीं करता है कि वो मीठा क्यों है। इस बात के बारे में नहीं बताता, तो बच्चे ध्यान रखिएगा आप लोग भी। चलो भाई, अब ये मैच करने वाला क्वेश्चन देखो, देखने को मिलते हैं हमें ऐसे। तो यहाँ दे रखा बच्चे आपको ग्रेप शुगर, फ्रूट शुगर, मिल्क शुगर और टेबल शुगर, और फिर बोला स्टीविया। देखो भाई, जब भी कभी ऐसे मैच करने आ जाए तो मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि भाई ऐसे केस में 1 या 2 मैच कर लिया करो। पहले उससे देख लिया करो कि उससे कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक आधा मैच करके देख लो, उन्हीं से ऑप्शन हो सकता बन जाए। जैसे देखो भाई, ये फ्रूट शुगर सबको पता होगा। फ्रूट शुगर किसको बोलते हैं हम लोग, ये हम सर फ्रक्टोज को बोलते हैं। और मिल्क शुगर बोलते हैं सर लैक्टोज को। ये बच्चा बच्चा जानता है, हर बच्चा इस बात को जानता होगा। टेबल शुगर मतलब जो टेबल पे रखी जाती है, टेबल पे चीनी रखते हैं, और चीनी क्या होती है, अभी तो पढ़ा था हमने सर, सुक्रोज होती है वो, है ना। ये चीजें हैं। तो भाई ये हमारे पास मैच हो रहा है, 3 मैच हो गए। 3 से मेरे हिसाब से 1-2 जो बचा वो भी मैच हो जाएगा। पहले मैंने वो मैच करे हैं जो आपके आसान आसान है बच्चे। बाकी आप लोग जैसा चाहो वैसे इनको मैच कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने सबसे आसान 3 उठाए जिसके बारे में सब जानते हैं। तो अब यानी कि हमारे पास ये सर, बी वाले का 1 है, सी वाले का 5 है सर। ठीक है, ये रहा, बी वाले का 1 है सर, सी वाले का 5 है, और एक और हमने मैच किया सर, डी वाले का 2 है। ये रहा डी वाले का 2। हमें तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है बच्चे, इसके अलावा किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो बाकी करने की आवश्यकता ही नहीं है। पेपर में भी आप ये लॉजिक लगाया करो, सारे बिना रटे सबसे आसान वाले पहले उठाकर उनको मैच करके देखो कि क्या इनसे हमारा आंसर बन जाएगा, क्या हो सकता है। बाकी की आवश्यकता ही ना पड़े हमें। पहले एक ही मैच करके देखा करो, फिर 2 ही करके देखा करो, फिर नहीं हो तो 3 करके देखा करो। ठीक है सर, ये यहाँ पर बना भी हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। 11 नंबर पे आ जाओ बच्चे। बाजार में जो एस्पर्टेम, ये एस्पर्टेम क्या होता है बच्चे, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। एस्पार्टेम जो होता है, मतलब आप शुगर मत डालो, ये इसकी गोली डाल दो तो आपकी चाय मीठी हो जाएगी, और उसके अंदर वो कैलोरी भी नहीं होती। तो आर्टिफिशियल एक स्वीटनर है एस्पर्टेम। इसके इस्तेमाल का क्या आधार है बच्चे? तो ये बहुत सिंपल से 4 ऑप्शन लिख रहे हो, मैं सीधा आंसर पढ़ देता हूँ क्योंकि समझाना कुछ खास है नहीं। ये सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए बहुत कम कैलोरी को भी नगण्य कर देती है ना। इसलिए बहुत कम मात्रा कैलोरी को नगण्य कर देती है, मतलब कैलोरी भी नहीं बढ़ेंगी सर, और थोड़ी सी मात्रा डाल दो तो वो चीज़ हमारी मीठी भी हो जाएगी, तो नुकसान भी नहीं हुआ, और मिठास आपको टेस्ट चाहिए था बच्चे वो भी मिल जाएगा आपको।
बाकी चीज़ लिखी हुई है सारी। 1 ग्राम एस्पार्टेम में उतनी ही कैलोरी होती है 4 किलो कैलोरी होती है जितनी की चीनी के अंदर, लेकिन मिठास सामान्य चीनी से 200 गुना अधिक होती है बच्चे। मतलब थोड़ा डाल लो, मिठास ज़्यादा। जितनी चीनी डालनी है भर-भर के, इसकी छोटी-सी एक गोली डाल दो बस। तो मतलब कैलोरी भी बहुत कम गई और ना के बराबर कैलोरी बॉडी में गई, ने नुकसान भी नहीं हुआ और मीठी भी हो गई चीज़ सर। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको ये 2024 में आया था प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन में राजस्थान पीसीएस वाले एग्जाम जो अभी हुआ था 2024 में, वहां से जस्ट अभी उठाया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको स्टार करता हूं बच्चे आपके पेपर के लिए। ध्यान रखना बच्चे इसको। पीसीएस के एग्जाम जनरल कंपटीशन में आते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में नहीं आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और तुम्हारे पात्रता परीक्षा के लेवल का बिल्कुल मैच करता है एग्जाम, ध्यान रखिएगा बच्चे। इवनली मैं तो ये कहता हूँ, कोई बच्चा कहे ना सर मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, कहाँ से करूँ। जो बच्चा राजस्थान के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग जनरल कंपटीशन एग्जाम के, उसको कुछ करना ही नहीं होता। और अब कहोगे सर ये कहाँ से लाए, मैंने बुक बना तो रखी है, सब जगह से छांट के बना रखी, चिंता मत करो। जो टेंशन तुम्हारे लेने के नहीं है ना, तुम लो भी मत उसको, वो मैं ले लूंगा, चिंता मत करो। तुम तो लगाओ क्वेश्चन बस भाई। कम से कम इस अगले महीने में जो मैंने बुक बनाई है, देखो अपने बैच के अंदर दोनों प्रकार की चीजें अवेलेबल है। अपना जो बैच है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी है और लाइव क्लास भी है, दोनों है बच्चे। आपकी क्षमता है, आप कितना मेहनत कर सकते हो दिन में। मैं तो कहता हूँ कि आओ बैच के अंदर और देखो लेक्चर और लगाओ बुक से प्रैक्टिस। पेपर से पहले 3 बार लगा दो, 3 बार लेक्चर कर, 3 बार बुक लगा दो। कौन रोकेगा तुम्हें? फिर एग्जाम के टाइम फिर मैं फिर से आऊंगा तुम्हारे लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के, पूरा 1 से 1.5 महीना। दिक्कत ही नहीं है सर, कौन रोकेगा हमें। क्वेश्चन है बच्चे, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी जो कृत्रिम रूप से मिठास देता है, जो सुक्रोज की तुलना में, जिसका स्वीटनेस सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है। दे रखे हैं आपका एलाइटेम दे रखा है, सुक्रालोज दे रखा है, सैक्रीन दे रखा है, सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर है बच्चे। और इनमें से ये पूछा है कि सुक्रोज की तुलना में अधिकतम कौन मीठा है। तो बच्चे एलाइटेम, एलाइटेम जो है बच्चे, इसकी मिठास सबसे ज्यादा पाई गई है, साधारण चीनी की तुलना में लगभग 2000 गुना ज्यादा मीठा है बच्चे। यही बात आपसे पूछी थी, ठीक है। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाइयों का क्लासिफिकेशन किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? मेडिसिन्स को हमने क्लासिफाई किया है उनके उपयोग के आधार पे, प्रभाव के आधार पे, उनके टारगेट के आधार पे, उनकी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, अलग अलग आधार पे हमने उनको बच्चे क्या किया, हमने क्लासिफाई किया। तो बोला कि सबसे ज्यादा बताओ कि कौन सा क्लासिफिकेशन हमारे लिए बेहतर है। और ये क्वेश्चन भी 2023 में आया था बच्चे, अभी आपका अभी जस्ट पेपर हुआ था उसी में आया था। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी प्रभाव के आधार पे क्लासिफाई करें, या उनका मॉलिक्यूल जो टारगेट है हमारी बॉडी में जाने के बाद उसके आधार पे करें, या उनकी स्ट्रक्चर के आधार पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे कौन सा है क्लासिफिकेशन इनका वो है बच्चे मॉलिक्यूलर टारगेट के आधार पे। देखो भाई, जो हमारे मेडिकल केमिस्ट है ना, उनके लिए दवाओं का जो आणविक लक्ष्य यानी मॉलिक्यूलर टारगेट के आधार पे क्लासिफिकेशन सबसे मेन है। दवाएं आमतौर पर हमारे शरीर में मौजूद बड़े बड़े जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ क्रिया करती हैं। इन अणुओं को ही हम क्या कहते हैं, टारगेट कहते हैं। मैंने कहा ना कि उसको किस चीज के ऊपर जाकर के एक्शन करना है, उसी के आधार पे क्लासिफिकेशन सबसे बेटर होता है। क्योंकि इन्हीं सारी चीजों पे हमारी इम्यूनिटी काम करती है, हमारी इम्यून शेल जो होती है, एंटीजन एंटीबॉडी सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं बच्चे। तो इन्हीं के साथ रिएक्शन के आधार पे हम मेडिसिन को क्लासिफिकेशन किया है, कौन सी मेडिसिन किस कैटेगरी में आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये क्वेश्चन मैं स्टार लगाना भूल गया, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। पेपर में धरे के धरे मिलेंगे आपको, पेपर में रिपीट मिलेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन तुम कोई बुक उठा लो, नहीं मिलने वाले तुम्हें। इतने अपडेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल अभी के अभी कुछ वर्षों के ही आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर से बच्चे हमें क्या करना है सर, सुमेलित करना है कि भाई एंटीपायरेटिक दवाइयाँ, एंटी फोमिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक और एक एंटी रेचिटिक, ये आपने कुछ यहाँ पर मेडिसिन की कैटेगरी का नाम ले रखा है बच्चे। और यहाँ पर इधर आपको क्या करना है, आपको दवाई का नाम दे रखा है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड बच्चे, जस्ट अ सेकंड।
चलिए भाई। तो एक बच्चे का कॉल आ गया था मेरे पास। दोबारा से आते मैंने कहा भाई कि इनमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है? इसने ये पूछा भाई, मैच करके पहले से दे रखा है कि भाई फलानी कैटेगरी की दवाई ये है, फलानी कैटेगरी की दवाई ये है, इस कैटेगरी की दवाई ये है। अब अपने को बताना भाई कौन-सा मैच गलत है। अब समझते हैं बच्चे थोड़ा, जो ये दवाइयों की कैटेगरी है उसको हम 2 ही शब्दों में नहीं निपटाएँगे, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, इसके हिसाब से ये कि भाई जो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ होती हैं ना, वो एस्पिरिन नहीं है, और है भी एस्पिरिन तो जबरनाशी होती है, फीवर को खत्म करती है, रिएक्शन को खत्म करती है। और एंटीसेप्टिक जो होती है दवाई वे होती हैं जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं हमारे चोट वगैरह घाव वगैरह के ऊपर जो आ जाते हैं, तो उन घाव वगैरह से उनको नष्ट करने, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए होती है बच्चे। तो ये मैच नहीं, ठीक है सर। एस्पिरिन एक दर्द निवारक, मैंने कहा ना एनाल्जेसिक्स या जबरनाशक लिखा भी हुआ बच्चे, एंटीपायरेटिक दवा होती है, लेकिन ये आपकी एंटीसेप्टिक नहीं है। एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक वे पदार्थ होते हैं जो जीवित उत्तक हमारे टिश्यू यानी घाव वगैरह हो जाए तो वहां से सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकने के लिए बाहर से लगाए जाते हैं, जैसे डेटोल हो गया, आयोडीन हो गया। एस्पिरिन का उपयोग शरीर के अंदरूनी दर्द और सूजन को कम करने के लिए बच्चे मौखिक रूप से किया जाता है। बाकी सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। लिखा हुआ पैरासीटामोल बुखार कम करती है, पॉलीएमाइड्स आपका झाग कम करते हैं, और विटामिन डी हड्डियों की कमजोरी को रोकने में सहायक करते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है बच्चे, आ जाइए इस पे भी। इनमें से कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है बच्चे? फिर से देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं। क्लोरोमाइसिटीन, क्रिस्टल वॉयलेट, क्विनीन, एस्पिरिन। अब इनके पर्पज क्या है? ये आपकी होती है टाइफाइड को खत्म करने के लिए। क्रिस्टल वॉयलेट ये प्रतिरोधी होती है बच्चे, यानी एंटीसेप्टिक। क्विनीन है बच्चे, ये मलेरिया रोधी होती है। एस्पिरिन है बच्चे, ये निस्तेतक होती है, मतलब बेहोश करने के लिए। तो कौन सा युग्म गलत है बच्चे? आइए उसको डिटेल से समझ लेते हैं। देखो भाई, एस्पिरिन जो है ना, फिर से दे रखा है इसने, एस्पिरिन का उपयोग बेहोश करने के लिए नहीं करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था सर, एस्पिरिन तो हमारी जबरनाशी होती है, दर्द नाश करने वाली होती है। तो ये आपका गलत है। बाकी आपको ज्यादा मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता करने की आवश्यकता पड़ेगी। आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो आपका सिडेटिव के रूप में यूज होता है? सिडेटिव का मतलब होता है आपके मस्तिष्क को शांत करने के लिए, जैसे नींद की दवाइयां होती हैं या ड्रग्स भी कुछ लिए जाते हैं मस्तिष्क की शांति के लिए। तो सिडेटिव इनमें से कौन सा है? पोटेशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, एथिल अल्कोहल है, या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बच्चे? तो उसके लिए होता है सर पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल साल्ट है जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में शांतिकारक औषधि, सिडेटिव के रूप में किया जाता है। शांतिकारक औषधियां वे होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो एक्साइटमेंट है उसको कम कर देती हैं और मन को शांत करती हैं, जिससे नींद आने में आसानी होती है। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषण बनाता है? मतलब कौन सी गैस है जो ब्लड के साथ जुड़ जाए तो अनुत्क्रमणीय, मतलब इरिवर्सिबल, इसका मतलब एक बार जुड़ गई तो हटेगी नहीं। इनमें से कौन सी गैस ऐसा कंपाउंड बनाती है बच्चे? तो वही होता है सर कार्बन मोनोऑक्साइड। यही सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसलिए कहते हैं कि बंद कमरे में हीटर जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद में कमरा बंद होगा, बाहर की हवा आपके पास नहीं हो रही होगी, तो बच्चे क्या होगा फिर उस केस में? उस केस में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा, हमारे सांस के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, हमारे ब्लड से जुड़ेगी, तो हमारी पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाएगी, हमारा दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। तो यही बनाती है बच्चे। अगला क्वेश्चन है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से एक प्रमुख घटक कौन सा है? लौंग के तेल यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोव ऑयल? देखो बच्चे ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, 3-4 पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन आपका। यूजेनॉल बोलते हैं। देखो लौंग का तेल जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट और एक्टिव उसका जो कंपोनेंट है बच्चे, वो यूजेनॉल होता है। ये हमारा प्राकृतिक रासायनिक कंपाउंड है जो अपने शक्तिशाली दर्द को नाश करने और रोगाणुओं को मारने के गुणों के लिए उत्तम जाना जाता है। लौंग के तेल में होता है बच्चे ये, और ये क्या करता है? एंटीसेप्टिक भी होता है, रोगाणुरोधी भी होता है, और बच्चे दर्द को भी कम करता है। इसी कारण से लौंग के तेल का उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने के लिए हमारे घरेलू नुस्खे के रूप में सदियों से किया जा रहा है बच्चे। जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा उपयुक्त है? वो है बच्चे अमरूद। जेली बनाने के लिए अमरूद को सबसे उपयुक्त फल माना जाता है, क्योंकि इसमें पेक्टिन बहुत होता है बच्चे। पेक्टिन पढ़ा था ना सेल वॉल, जब मैंने पढ़ाया था आपको,
पेक्टिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पेक्टिन वह तत्व होता है जो जेली को सेट होने में, जमने में सहायता करता है। पपीते में पपाइन नाम का एंजाइम होता है जो जिलेटिन को सेट होने से रोकता है, इसलिए जेली बनाने के लिए अच्छा नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चे, यही आपका सही होगा। फिर बच्चे कार्बनिक, जो कार्बन से बने हुए जो हमारे खाने के पदार्थ हैं, बेहतर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं बच्चे? क्या स्वाद अच्छा होता है? क्या उनके अंदर कोई कृत्रिम खाद या कीटनाशक से के बिना उगाए जाते हैं? या आधुनिक टेक्निक का उपयोग करके उगाए जाते हैं? या फिर विटामिन और खनिजों की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जा सकती है? तो बच्चे ध्यान रखना, इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल खेतों में फर्टिलाइजर्स और जो कीटनाशक है ना, उनके बिना उगाए जा सकते हैं, इसलिए अच्छे होते हैं। कार्बनिक या, और जिसको देखो आजकल हम ऑर्गेनिक खेती बोलते हो जिसको आप, वही चीज बात हो रही है। ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये होता है कि बिना कीटनाशक और बिना खाद वगैरह के फसल उगाना, ताकि उसके अंदर कोई भी बाहर से आने वाले केमिकल आपका ना मिक्स हो। यही बात लिखी हुई है, स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। कैरोटीन किसमें पाया जाता है बच्चे? बच्चा बच्चा जानता है सर, कैरेट गाजर में पाया जाता है। बहुत बार आ चुका, तुम्हारे पेपर में कितनी बार आ चुका है, पढ़ लेना इसके क्या क्या फायदे हैं। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? प्रोटीन यानी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आएगा बिल्कुल सीधा आंसर सर, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इनको। फिर है बच्चे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में है? कैलोरीफिक वैल्यू बताने की सबसे ज्यादा, मतलब 1 ग्राम से सबसे ज्यादा कैलोरी किससे मिलती है? तो 1 ग्राम सबसे ज्यादा फैट से मिलती है बच्चे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद प्रोटीन से। यही सीक्वेंस होती है, और ये आपने बायोमोलिक्यूल जब पढ़ा होगा तो बच्चे अच्छे से जानते होंगे। इनमें से केवल वृहद पोषक होते हैं। देखो बच्चे, 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक मैक्रो। माइक्रो जिनकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पूछा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताओ कौन से इनमें से। 3 का पेयर दे रखा है, याद कर लेना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। ये शब्द है ना, हमेशा आप याद करते हो, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। साइनोकोबालमाइन किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन B12 को कहा जाता है बच्चे साइनोकोबालमाइन, ध्यान रखना, ये लिखा भी हुआ आप सभी के सामने। इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है जो पेपर में बहुत आसानी से आपका पूछा जाएगा। आरबीसी को मैच्योर करता है और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बच्चे कमी हो जाए तो एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो ये था भाई आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे अच्छे से बात समझ में आई होगी। करिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत आए बच्चे आप सभी को तो रीच करिएगा सारे दूसरे सेशन को भी, और अपने आप बेनिफिट उठाएं और अब की बार अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए रिजिड रहें बच्चे। तो चलिए प्यारे बच्चे, मिलते हैं दोबारा किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।